Good morning, class. Today we will study the chapter Ruling the Countryside. ठीक है, आज हम रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक, ये आपको पिछले क्लास से आपको रिलेट करना पड़ेगा. द चैप्टर दैट वी स्टडीड बिफोर इट वाज ट्रेडिंग कंपनी. ठीक, ट्रेडिंग कंपनी टर्न्स टू रूलिंग पावर. ठीक, ट्रेड टू टेरिटरी. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी. वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, मगर आफ्टर सर्टेन हैपनिंग्स इन द पास्ट लाइक बैटल ऑफ बक्सार, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस, इन सब इवेंट्स के बाद जो ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो रूलिंग पावर में आ गई. ठीक है, ठीक, वो टेरिटरी पे आ गई, ट्रेड से आ गई टेरिटरी पे. ठीक है, आज हम देखेंगे कि वो रूल कैसे करी कंट्री साइड पे. ठीक, गांव वगैरह इलाके में उन्होंने कैसे रूल करना अपना स्टार्ट किया. ठीक है, सो क्लास ओपन अप योर बुक्स एंड वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. ठीक, Indian villages were self-sufficient units before the advent of the British. The villagers produced almost everything they needed. The farmers owned the land they cultivated. A small part of their produce was paid to the king as revenue. They were assured by the king of exemption and help when the crops failed due to natural calamities. ठीक, इंडियन विलेजेस पहले बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी पहले वो सेल्फ सफिशिएंट थे. ठीक है, उनके पास सब कुछ था जो उनको चाहिए था. ठीक, उनके वो लैंड को ओन करते थे, उनके खुद के लैंड्स होते थे. ठीक, और जो वो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ पार्ट वो किंग को, जो वहाँ पे रूलर होता था, उसको एज रेवेन्यू देते थे, एज टैक्स देते थे. ठीक है, और कभी कभी जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ आती थी या कभी बारिश नहीं हुई तो जो किंग होता था या जो रूलर होता था वहाँ का, वो उसको फार्मर्स को एग्जेम्प्ट कर देता था कि आपको छूट है, आप इस साल टैक्स ना दो. ठीक, क्योंकि फसल बहुत कम हुई है, उनको एग्जेम्पशन भी मिलता था. ओके, with the advent of the British, the situation changed. Now, tax was collected by the company's agents. The amount was fixed and the farmers were supposed to pay in cash. There was no concession or consideration if crops failed. The zamindari system came into existence. Zamindars or landlords collected revenue for the British and kept a part for themselves. देखिए, अब क्योंकि अब ब्रिटिश पावर में आ गई थी तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया टैक्स कलेक्शन. जैसे हमने पिछले अपने क्लास में डिस्कस किया था कि उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे. अंडर दीवानी राइट उनको टैक्स कलेक्शन का पावर मिल गया था. ठीक, तो अब कंपनी कलेक्ट करने लगी रेवेन्यू और टैक्स. ठीक, और एक फिक्स्ड अमाउंट था जो सारे फार्मर्स को पे करना था. ठीक, और इट वॉज नॉट एग्जेम्प्टेड. कोई एग्जेम्पशन नहीं था कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या कोई बारिश नहीं हुई या फसल ख़राब हो गई, कोई एग्जेम्पशन नहीं था. आपको वो फिक्स अमाउंट पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद ज़मींदारी सिस्टम को लाया गया. ठीक, ज़मींदार को या लैंडलॉर्ड वो कलेक्ट करने लगे रेवेन्यू ब्रिटिश के लिए. ठीक है, और ब्रिटिश को देते थे और कुछ पार्ट वो खुद के लिए रखते थे. ओके, रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द ब्रिटिश. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार, द फर्स्ट टास्क ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी as a trading body was to maximize its profits. As the company received the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa by the Mughal Emperor Shah Alam, they now had the power to collect land revenue. ठीक है, बैटल ऑफ बक्सार के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन रोल था कि वो अपने खुद के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे करें. उनका बस सोल एम यही था
ठीक, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि उनको दिवानी राइट्स मिल गए थे। कौन कौन सी जगह के? बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। ठीक, उस वक़्त के मुग़ल एम्पर थे शाह आलम। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी को मिल गया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पावर। ओके, एग्रीकल्चर हैड बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियंस सिंस एजेस। लैंड हैड ब्रॉट huge revenue to the kings of the ancient and the medieval periods. The company also extracted large revenue from land to finance its trading activities and army. The tax on land was raised manifold. ठीक है, यहाँ पे इंडिया में हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे मेन रहा है। ठीक, उस वक्त भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही मेन था। ठीक है, तो जो लैंड होते थे वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करते थे। ठीक है, और वो जो है कंपनी वो काफ़ी एक्सट्रैक्ट कर लेती थी उनका सारा रेवेन्यू। ठीक, और वो एग्जेम्पशन भी नहीं देती थी कि आपको नेचुरल कैलामिटी है या पानी कम हुआ, बारिश नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई, कुछ नहीं, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं, आपको अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट देना ही पड़ेगा। ठीक, वो कई सारा लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करती थी अपने लिए और कुछ वो भेजती थी अपने फाइनेंस करती थी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, खुद की आर्मी के लिए, अपने काम के लिए भी वो कई सारा यूज़ करती थी और खुद के लिए भी रखती थी और फाइनेंस भी करती थी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अपनी आर्मी को भी रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए वो रेवेन्यू का यूज़ करती थी। ठीक, तो इसके लिए क्योंकि बहुत सारा पैसा चाहिए था तो जो टैक्स था वो बहुत इंक्रीज़ कर दिया गया था। ठीक है, gradually a decline took place in the Bengal economy, leading to a deep financial crisis. Artisans left village being forced to sell their goods to the company at low prices. Peasants were unable to pay high revenue asked by the company. Both agriculture and artisanal work showed signs of decline. In 1770, a havoc of terrible famine killed 10 million people in Bengal. It wiped out 1/3 of Bengal's population. ठीक है, अब क्योंकि कंपनी को कोई लेना देना नहीं था इंडिया के लोगों से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि फार्मर क्या कर रहा है, उनको बस रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब था। ठीक है, उनको क्योंकि वो एक कंपनी थी, ठीक, एक तरह से वो सिर्फ एक कंपनी से स्टार्ट हुई थी तो उनको सिर्फ सोल एम था उनका प्रॉफिट से। ठीक, अब जैसे पहले वो किंग को अगर रेवेन्यू देते थे वहाँ के रूलर को तो किंग उनके लिए भी कुछ करता था, फार्मर्स के लिए। ठीक है, उनके लिए भी प्रोविज़न देता था। ठीक, या बंदोबस्त करता था, सड़कें बनाता था, जगह बनाता था, ये सब जो भी उनको ज़रूरत होती थी उसको पे करते थे। ठीक है, लेकिन कंपनी को कोई मतलब नहीं था फार्मर्स से, उसको बस प्रॉफिट से ही मतलब था और इसीलिए उसने हाई कर दिया अपना टैक्स। अब टैक्स जब इतना हाई हो गया तो जो बंगाल इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन करने लगी। ठीक है, उसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया उस एरिया में। ठीक, वहाँ के जो लोग रहते थे उन्होंने अपना सामान बेच दिया कंपनी को बहुत ही कम दाम पे और वहाँ से वो चले गए। वहाँ के फार्मर्स इतना हाई रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे कंपनी को। ठीक है, वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था और जो वहाँ पे काम होता था आर्टिसनल वर्क, ठीक, क्राफ्ट वगैरह का काम, दोनों में डिक्लाइन आ गया। ठीक, उसके बाद 1770 में एक फमाइन आया क्योंकि बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, लोग वहाँ से भाग रहे थे, तो वहाँ पे टेरिबल फमाइन आया। ठीक, और 10 मिलियन पीपल बंगाल के मर गए। बंगाल की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन उस फमाइन में मर गई। ओके, नाउ द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। In 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement in Bengal. As per this system, a permanent rate of revenue was fixed on a land. The zamindars were supposed to collect this revenue from the peasants. They could keep 11% of the collected revenue, while 89% was meant for the company.
The company officials believed that this would give some motivation to the zamindars to invest in land, which would increase productivity and hence the revenue. ठीक है, अब इसमें देखिए, क्योंकि अभी आपने देखा बंगाल में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, ठीक, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आए इन 1793 एक पॉलिसी के साथ। पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर क्या था, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर कि एक परमानेंट रेट फिक्स कर दिया जाएगा रेवेन्यू के लिए, ठीक है। ज़मींदार कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू और उस रेवेन्यू का 11% ज़मींदार लेंगे और पूरा 89% कंपनी को जाएगा, ठीक। अब उस 89% से वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे बंगाल में, मगर जो 11% ज़मींदार का था उससे ज़मींदार इन्वेस्ट करेगा ऑन द पीपल ऑफ बंगाल, ठीक, जिसके वजह से कुछ प्रोडक्टिविटी होती रहे, ठीक है। इसकी वजह से जैसे जो लॉस हो गया है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द ज़मींदार्स। Permanent settlement created a new social class of landlords, the zamindars, who were loyal to the British. The zamindars were not interested in investing in the development of the land. They were benefited even more than the British, as in case of increased productivity, their income increased. The amount they had to pay to the company remained the same. However, if the zamindars were unable to pay the fixed revenue on time, they lost their zamindari rights, ठीक है। अब देखिए जो वहाँ पे ज़मींदार बनाए गए थे, ठीक, टैक्स कलेक्शन के लिए, उनका पूरा क्लास ही चेंज हो गया, वो बहुत लॉयल हो गए ब्रिटिश के लिए। अब उनको बोला गया था कि अपने 11% से आप इन्वेस्ट करोगे बंगाल के लोगों पर, मगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। वो उसको अपने लिए सेव कर रहे थे, ठीक है। तो वो उनकी खुद की इनकम इंक्रीज़ हो रही थी, मगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे बंगाल के लोगों पर, ठीक है। और कंपनी को जो वो पे कर रहे थे 89%, वो तो सेम ही था, मगर अगर ज़मींदार पे नहीं कर पाया कंपनी को अपना अमाउंट, अपना शेयर, तो उसको ज़मींदारी से हटा दिया जाता था, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द पेजेंट्स। For the peasants, this system was very oppressive. They did not own the lands they worked on. They had to pay very high rent to the zamindars. Sometimes they took loans to pay the rent and often fell in a debt trap. A peasant failing to repay the debt was evicted from the land which was being tilled by his family since many generations. Hence the condition of the peasants got worse, ठीक है। अब इस परमानेंट सेटलमेंट में आप देखो ब्रिटिश को बहुत फ़ायदा हो रहा है, 89% ऑफ द रेवेन्यू उनको जा रहा है। ज़मींदार को बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं बंगाल के लोगों में, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने में, ठीक है, वो अपने लिए सेव कर रहे हैं। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, बेचारे पेजेंट का, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर उनको बहुत हाई रेवेन्यू, हाई टैक्स देना पड़ रहा है, उनमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो फिक्स्ड है, ठीक, वो कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है कि अगर पानी कम आया, रेन नहीं हुई, कुछ फसल बर्बाद हो गई, इस सब का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। उनको एक हाई टैक्स देना पड़ रहा है ज़मींदार को, और उसके बदले उन्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट उन पर नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ पेजेंट्स लोगों से डेप्ट लेते थे, ठीक है, उधार लेते थे और उसके बाद उसको रिपे भी नहीं कर पाते थे, और अगर वो रिपे नहीं कर पाते थे तो उनका लैंड कंपनी ले लेती थी, ठीक है, उनसे छीन लेती थी। तो इसके वजह से जो पेजेंट्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, ठीक है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, ठीक है। विल कीप अ क्लास up till here today, and in the next class we will discuss Mahalwari settlement, Rotwari settlement and effects of colonial agrarian policy, ठीक है। I hope you have understood up till here. Okay, goodbye class.